सो देयरफॉर उनको दो चीज़ें करनी थी और वो उस रास्ते के ऊपर चले। वो था एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के ऊपर उनको तेजी के साथ चलना था। एक बार जब आपके पास में हथियार आ गया, ठीक है, दैट इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन आपके पास में आ गया, देन यू कैन कंट्रोल द रीजन। और दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और बाकी मिसाइल में फ़र्क ये होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो आपकी वो एयर डिफेंस का एक दायरा होता है, जो एक शील्ड होता है, वो उसको कब्जा नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत होती है। और वो स्पीड क्या है कि दो तरीके से आते हैं। एक जाता है हायर एटमॉस्फेयर में, जब वो ऊपर जाता है तो रडार सैटेलाइट्स वो पकड़ लेते हैं। करेक्ट। मगर जब एक हाइपरसोनिक मैक 8-9 की स्पीड से ज़मीन की सतह से थोड़ी देर ऊपर चलता है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली जो मिसाइल थोड़ा सा घूम फिर के चलती है और उसको कैप्चर करना, उसको डिस्ट्रॉय करना हवा में बहुत मुश्किल होता है। तो उसके पास में इन्वेस्टमेंट इसकी शुरू हुई। और क्यों ये प्लान कर रहा था, आपने देखा होगा कि सारी टनलिंग पूरे ईरान के अंदर इसकी थी। क्या आते हैं, पूरा जो उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 300-400 फीट जमीन के नीचे था, जहां तक बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो अमेरिका के ओनली अमेरिका के पास मोस्ट पावरफुल बॉम्ब्स थे, जब वो एक टैंडम में, मतलब पहले एक बॉम्ब गया फिर दूसरा उसके ऊपर गया, उसके बावजूद वो 300 फीट तक नहीं पहुंचा। उनकी काबिलियत सिर्फ 200 तक की थी। तो ये सब प्लानिंग है जिसकी वो तैयारी कर रहे थे। अपने सारे लॉन्चर्स को डिस्पर्स करके अंडरग्राउंड, अंडर टनल, शायद मिसाइल्स को, ड्रोन्स को बनाना, वो भी सब कुछ फैक्ट्रियाँ, सब कुछ अंडर टनल्स के अंदर चल रही थी। दे वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस। मगर रीजनली अगर उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन बन जाता तो क्या सऊदी और बाकी गल्फ कंट्रीज, इजराइल तो चलो ठीक है, वो तो टारगेट ही था, क्या उस रीजन को कंट्रोल कर सकते थे? नहीं कंट्रोल कर सकते थे। बिकॉज जब एक रेडिकल रजीम के पास में वो हथियार हो जाता है तो वो हथियार पीसफुल पर्पस के लिए नहीं होता है, वो एक डोमिनेशन पर्पस के लिए होता है। ठीक है। सो ये एक जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो 1 साल पहले अचीव होने वाला था इजराइल के ईरान के पास। और आपको याद होगा कि जून 2025 में ऑपरेशन लायन राइज लॉन्च हुआ था। 13 जून को 12 दिन चला था वो। करेक्ट। उस टाइम पर भी मैंने बोला था और मैंने पेपर भी लिखा था कि जो इनकी काबिलियत है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, वो कुछ महीने, उस टाइम मैंने बोला भी था, तकरीबन 1 साल 10 से 12 महीने हो गया है, और ये स्ट्राइक दोबारा होनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी में उनकी जो डिस्ट्रक्शन था, एनरिच्ड यूरेनियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बनाने का, वो इस तरह डिग्रेड नहीं हुआ था कि वो इस चीज़ को आगे नहीं ले आ सकते थे। तो जो प्रोग्राम 1 महीने में बनने वाला था वो 1 साल के लिए डिले हो गया। और ये जो चीज़ थी दिसंबर जनवरी के महीने में ख़त्म हो रही थी। और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर के महीने के अंदर इजराइल को, सऊदी को, अलायंस को ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करना पड़ेगा। वो चेंज नहीं करेगा, बिकॉज ईरान के लिए भी ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। उसको मालूम है कि अमेरिका यूक्रेन में कमिटेड है, अमेरिका के पास में पावर नहीं है, अभी वो लड़ाई में घुसना नहीं चाहता, उसकी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, उसकी इकोनॉमिक पावर कम हो रही है, उसकी मिलिट्री की जो पूरी वेयरविदॉल है, जो सारा सामान था उसने वो यूक्रेन को दे रखा है। उसके पास आज काबिलियत नहीं है कि वो ईरान के अंदर आके लड़ सके। तो नेचुरली वो तेजी के साथ बनाएगा कि मेरे पास, हर एक आदमी दूसरे पावरफुल आदमी की वीकनेस का फायदा उठाता है ना। ट्रू सर। इजराइल कमिटेड था। 2023 से इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के पीछे लगा हुआ था। उसकी पूरी फोर्सेस अंदर है। दे आर टायर्ड, दे कांट कम आफ्टर। तो ईरान के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या था? ये मौका है, मैं अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लूं, और एक बार बन जाएगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। इजराइल और सऊदी के पास में ये चैलेंज था कि हम थक गए हैं, हम लड़ नहीं सकते, मगर अगर अभी हमने नहीं रोका तो हम कभी नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका को भी ये प्रॉब्लम था कि चाइना तो चलो ठीक है पावर में चल रहा है, अगर अभी ये मैंने रीसेट नहीं किया जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट तो मैं कर नहीं पाऊंगा। सो एक सीक्वेंस में ईरान के पीछे वो शायद 1 साल बाद आते या 2 साल बाद आते, मगर ये जो पीरियड था पिछले 5-6 महीने का और ये आगे वाले 5-6 महीने का, ये सही टाइम था इस पूरी काम को करने के लिए। दूसरा क्या था अमेरिका के लिए, ये जो ऑपरेशन फरवरी में चल रहा है, उनके जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले वो नवंबर में आने वाले हैं। तो अगर ऑपरेशन 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, उनके पास में 5-6 महीने हैं टू प्रूव
to their constituency what they did is right. The narrative build up and Narrative building, ठीक है. So ये दोनों इन्फ्लेशन, एक रीजनल हो गया, आपको बताया मैंने, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ ईरान जा रहा था, इजराइल और सऊदी और बाकी गल्फ कंट्री चाहते नहीं थे, ये रीजनल डायनामिक हो गया, और ग्लोबल यूएस और चाइना का डायनामिक हो गया. तो ईरान ने वर्चुअली अपने आप को ऑफर किया इस पनिशमेंट के लिए. सो सर, थैंक्स फॉर दिस एक्सप्लेनेशन सर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपने जोड़ी. एंड इस पे मेरे को आपसे पूछना था ये बात, आर वी सेइंग इन दैट केस, क्योंकि अगर नवंबर में जो इलेक्शन है मिड टर्म, अमेरिका चाहेगा कि जंग जल्दी ख़त्म हो, देयर इज एन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, whereas Iran, just to impact the domestic elections, perhaps they would want to extend the war. Is that right inference? Firstly, a lot of people say कि American administration बड़ा बेवकूफ़ है. आज पूरी दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अपना कदम आगे बढ़ा करके दूसरे को थप्पड़ मार सके, अटैक कर सके. जब इंस्टिगेशन होता है तब, जैसे इंडिया भी ऑपरेशन सिंदूर तब हुआ जब हमारे यहाँ पे अटैक हुआ ना, हम तो रिएक्शन कर रहे थे. राइट. ठीक है. इवन इजराइल के ऊपर जब हमास का हमला हुआ 7 अक्टूबर, तब जाकर उन्होंने कार्रवाई करी. अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो या तो वो सिचुएशन क्रिएट करेगा बाहर मारने के लिए, या वो यूनिलेटरी एक डिसीजन लेगा उस काम को करने के लिए. ठीक है. अमेरिका का इराक का एक्सपीरियंस है, वियतनाम का एक्सपीरियंस है, अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस है, इराक का 2 बार का एक्सपीरियंस है. आपको नहीं लगता कि अमेरिकन को पता है कि आप लड़ाई में जाएंगे तो 2 दिन में लड़ाई खत्म नहीं होगी? ठीक है. दे शुड बी नोइंग सर, दे विल नो. अरे बेवकूफ थोड़ी है वो. मैं फिर से बता रहा हूँ, वो इतने पढ़े लिखे बंदे, पूरी दुनिया उनके पास में है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं. उनको पता है कि ये सब चीजें उनका फायदा नफा नुकसान क्या है. दे नो द एंड, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. उनको पता है कि एंड करना मुश्किल नहीं होता, और उनको भी ये भी मालूम है कि एंड स्टेट क्या है. ईरान के अंदर उनका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएंगी 2000 किलोमीटर वाली, 7000, किसको फर्क पड़ता है? मिडिल ईस्ट, उसको तो नहीं पड़ता. न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा तो उसको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है. वो अपने बेसिस डालेगा. उसके पास एक बेस में अटैक हो जाएगा तो वो इग्नोर कर देगा. पहले भी हुए, एम्बेसीज पे अटैक हुए, सब हुए, उनके यूएसएस कोल्ड के ऊपर अटैक हुआ, सिंक हो गया. व्हाट डिड दे डू? नथिंग. उनको मालूम है कि लार्जर गेम प्ले में ये जो 10-15 कुछ लॉसेज हैं वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती, दुनिया भूल जाती है. ठीक है. सामूहिक निषेध है सर. या सो यू नो इट्स, उनको पता था, उनका इसमें इंटरेस्ट सिर्फ चाइना के साथ में था. दैट्स इट. ठीक है. और वो उन्होंने अचीव कर लिया. मैसेजिंग, नॉट मैसेजिंग, एनर्जी कंट्रोल ना, एनर्जी कंट्रोल कर लिया, एनर्जी कंट्रोल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया. वहां से चाइना के लिए फिर भी तेल जा रहा है, मगर उस तरह फ्री नहीं जा रहा जैसे जाना था. करेक्ट. ठीक है. तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो किसको नुकसान होगा? चाइना को नुकसान होगा. अमेरिका को नुकसान होगा नहीं, उनके पास तो तेल की खदानें हैं, वो बेच रहे हैं लोगों को, उनको क्या फर्क पड़ता है. सबसे बड़ा क्रिटिकल था गैस. कतर के अंदर सबसे बड़ा गैस का प्रोडक्शन के 20% ऑफ गैस यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर. करेक्ट. वो डिस्ट्रॉय हो गया. वो कह रहे हैं कि भाई 5 से 6 साल लगेगा उसको सेट करने में दोबारा. वो गैस वॉज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द सेमीकंडक्टर स्टफ एंड अदर थिंग्स, राइट? So America has achieved what it had to want to achieve.